हेलो एवरीवन, मैं हूं विक्रांत ठाकुर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर द एन्चेंटेड पूल की एक्सरसाइजेस और उसके सॉल्यूशंस। तो शुरू करते हैं। पार्ट ए, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और उसका भी ए पार्ट है, वो पैराग्राफ जो शुरू होता है इट डिड नॉट से और खत्म होता है द ग्रेटेस्ट वेसल पर। अब होता यह है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर सामने होता है तो उस टाइम याद नहीं रहता कि कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे था, और इसलिए हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। हम बस ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। और वैसे भी हमें पूरी स्टोरी तो पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टाइटल यानी कि शीर्षक ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन। Who is the writer of this lesson? तो जाहिर है the title of the lesson from which the above noted passage has been taken is the enchanted pool। और इसके ऑथर कौन है? राइटर, the writer of the lesson is चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what rescues a man in danger? rescues मतलब बचाना, मुक्त करना, डेंजर मतलब संकट या विपत्ति। तो ये वही क्वेश्चन है जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि संकट में मनुष्य की रक्षा कौन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड? पवन से भी अधिक तेज क्या चलता है? और आंसर है माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मोर फेडेड? फेडेड यानी दुर्बल, कुम्हलाया हुआ, देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी तिनका। तो इसका उत्तर है A sorrow-stricken heart is more faded than a dried straw। अर्थात एक दुख में डूबा हुआ हृदय एक सूखे तिनके से भी ज्यादा दुबला या कमजोर होता है। क्वेश्चन 5, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज which have the following meanings। अब पैसेज में से वो वर्ड ढूंढने हैं जिनका मतलब है सेव यानी रक्षा करना। तो पैसेज में जो वर्ड है एक्चुअली वो है रेस्क्यू, जिसका अर्थ होता है बचाना। तो इस तरह से रेस्क्यू और सेव कैसे हैं? पर्यायवाची है, सिनोनिम्स। अब पैसेज में दूसरा वर्ड है नॉलेज, जिसका हमें पर्यायवाची ढूंढना है। तो नॉलेज अर्थात लर्निंग। ओके ओके। क्वेश्चन बी, पार्ट बी। अब ये जिस पैराग्राफ पे बेस्ड है वो शुरू होता है व्हाट इज द लॉस से लेकर और खत्म होता है आंसर देम ऑल। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज दैट यानी वह क्या है, बाय गिविंग अप व्हिच जिसको त्याग कर अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। और इसका उत्तर है बाय गिविंग अप बीइंग प्राउड अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। अभिमानी होना त्याग कर एक मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। What is the loss which yields joy and not sorrow? Loss यानी हानि, yields मतलब फल देना, प्रदान करना, देना, sorrow यानी दुख। तो क्वेश्चन है वह क्या हानि है जो जिसके कारण दुख नहीं होता अपितु जो हमें खुशी देती है, प्रसन्नता देती है। और ऐसी हानि क्या है? गिविंग अप बीइंग एंग्री yields joy and not sorrow, यानी गुस्से का, क्रोध का त्याग करके मनुष्य जो है उसको दुख नहीं होता, उसे प्रसन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच अ मैन बिकम्स रिच? वह क्या है जिसे त्याग कर मनुष्य धनी हो जाता है? और इसका उत्तर है बाय गिविंग अप डिजायर अ मैन बिकम्स रिच, यानी इच्छाओं को त्याग कर एक मनुष्य जो है वह धनी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण? वास्तविक में वास्तविक ब्राह्मण कौन होता है? क्या चीज है जो एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? और इसका उत्तर है हैविंग गुड कंडक्ट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, यानी अच्छा व्यवहार ही किसी को एक अच्छा ब्राह्मण बनाता है।
Question number 5. Find out the words from the passage which have the following meanings. पैसेज में से वो वर्ड्स ढूंढिए जिनके ये अर्थ हैं. मिजरी यानी दुख. तो पैराग्राफ में पैसेज में सॉरो दिया हुआ है. सॉरो का अर्थ होता है दुख या मिजरी. इसी तरीके से बिहेवियर यानी व्यवहार, तो पैसेज में जो वर्ड है वह है कंडक्ट, जिसका अर्थ भी वही होता है. बिहेवियर और कंडक्ट जो है वो पर्यायवाची हैं यानी सिनोनिम्स हैं. Okay, let's go to next question. Part C. It took से शुरू होकर disappeared पे खत्म होने वाला जो पैसेज है उस पे आधारित ये क्वेश्चंस हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, write the name of the lesson from which the above noted passage has been taken and also give the name of the author. ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो हम पहले देख चुके हैं. The name of the lesson from which the above noted passage has been taken is The Enchanted Pool. और the author of the lesson is चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. Okay. Next question is why यक्ष was pleased. यक्ष क्यों प्रसन्न थे? The यक्ष was pleased to see Yudhishthir's impartiality. युधिष्ठिर की निष्पक्षता देखकर, उनका न्याय देखकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए थे. What did he ask युधिष्ठिर? उन्होंने युधिष्ठिर से क्या पूछा था? The Yaksh asked Yudhishthir to choose one of his 4 dead brothers to be revived. यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था क्या कि वो चुने अपने 4 भाइयों में से किसी एक को जीवित करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the reply of Yudhishthir? तो युधिष्ठिर का क्या जवाब था? युधिष्ठिर replied that he wanted Nakula to be revived. तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वह चाहते हैं कि नकुल जीवित हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, Find out the words from the passage which have the following meanings. तो पैसेज में से वो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका अर्थ है come back to life. Obviously ये है revive, और दूसरा है power यानी ताकत, शक्ति, बल. strength. strength शब्द जब यूज होता है जब युधिष्ठिर देखते हैं कि उनके चारों भाई वहां पर तालाब के पास मृत पड़े हुए हैं, उस समय वहां पर स्ट्रेंथ की बात होती है कि किसमें इतनी स्ट्रेंथ है जो इन्हें मार सके. ओके, पार्ट डी. ओ यक्ष धर्म इज, यहां से लेकर नकुला मेरे वाइफ, यहां तक इस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 1 है, व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुलास रिवाइवल. युधिष्ठिर ने नकुल को जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए क्यों कहा? तो इसका उत्तर है कि पहली बात तो युधिष्ठिर जो थे वो इम्पार्शियल थे. युधिष्ठिर वाज इम्पार्शियल. He asked for Nakul's revival because out of 2 mothers, Kunti and Madri, उन्होंने नकुल के रिवाइवल के लिए पूछा क्योंकि उनकी दोनों माताओं कुंती और माद्री में से कुंती का एक पुत्र, कुंती's one son, जो कि युधिष्ठिर स्वयं थे, was alive, जीवित थे, while none of Madri's son was alive. None of Madri's sons was alive. किंतु माद्री के पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं था, इसीलिए उन्होंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन अप. तो क्या होगा अगर धर्म का त्याग कर दिया जाए? तो मैनकाइंड विल बी रूइंड इफ धर्म इज गिवन अप, यानी अगर धर्म का त्याग कर दिया जाए तो मानव का, प्राणी मात्र का नाश हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज नकुल. नकुल कौन था? नकुल वॉज माद्री सन. नकुल जो है वह माद्री के पुत्र थे. माद्री कौन थी? माद्री और कुंती पांडु की 2 पत्नियां थी. पांडु कौन थे? पांडवों के पिता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड्स इन द पैसेज हैव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब हमें पैसेज में से इनके सिनोनिम ढूंढने हैं. प्रोटेक्शन का सिनोनिम शील्ड. याद है हमें, वहां शील्ड की बात हुई थी जब यक्ष पूछते हैं कि धर्म का त्याग होने पर क्या होगा, और ये भी पूछते हैं कि तुमने भीम और अर्जुन को जीवित क्यों नहीं किया, ये तो तुम्हारी ढाल थे, शील्ड थे. तो तब युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन या भीम शील्ड नहीं है, शील्ड तो धर्म है. ओके, डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड का पर्यायवाची होगा रूइंड. अगले पार्ट पे आते हैं, पार्ट ई. ये जिस पैराग्राफ पे बेस्ड है वह योर ब्रदर्स डाइड, यहाँ से शुरू होके खत्म होता है आस्क योर क्वेश्चंस पर.
और इसका पार्ट 1 है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जो हम ऊपर देख चुके हैं, इसका उत्तर भी वही है। द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन इज द एन्चांटेड पूल एंड द ऑथर ऑफ द लेसन इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ओके, पार्ट 2, हु वाज द ओनर ऑफ द पूल, यानी उस सरोवर के स्वामी कौन थे या उस सरोवर का स्वामी कौन था। स्वामी मतलब ओनर मतलब मालिक, अधिकारी। Why did the four brothers of Yudhishthir die? युधिष्ठिर के 4 भाई क्यों मर गए? अब इसका उत्तर है कि the Yaksh was the owner of the pool. The four brothers of Yudhishthir died because they did not heed Yaksha's words. युधिष्ठिर के चारों भाई मर गए क्योंकि उन्होंने यक्ष के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। And tried to drink water from the pool without answering his questions. और उन्होंने यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पूल से, सरोवर से जल पीने का प्रयास किया। अब ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स ईच। तो ये थोड़े लंबे होंगे इनके आंसर, 60 वर्ड या उससे थोड़े बहुत कम। इसमें आप अपनी पूरी कहानी बना सकते हैं अगर आपको पूरा चैप्टर याद है तो। क्वेश्चन 1 है, Who was युधिष्ठिर? Why was he in anxiety? युधिष्ठिर कौन थे और वो चिंता में क्यों थे, चिंतित क्यों थे? तो इसका उत्तर है, युधिष्ठिर was one of the 5 sons of Pandu, the king of Hastinapur, and he was in anxiety because none of his 4 brothers who had gone in search of water in the forest had returned. आप समझ ही गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। युधिष्ठिर जो थे वो पांडु के 5 पुत्रों में से एक थे। पांडु कौन थे? हस्तिनापुर के राजा थे। और युधिष्ठिर चिंता में क्यों थे? He was in anxiety because none of his 4 brothers, उनके 4 भाइयों में से कोई भी जो कि पानी ढूंढने गए हुए थे, जल की तलाश में गए थे, वो जल की खोज में गए थे, वो वापस नहीं आए थे। How did युधिष्ठिर reach the pool of clean water? युधिष्ठिर साफ स्वच्छ जल के सरोवर तक कैसे पहुंचे? तो इसका उत्तर है कि युधिष्ठिर proceeded in the same direction which his brothers had taken. उन्होंने उसी दिशा में प्रस्थान किया जो दिशा उनके भाइयों ने ली थी। He kept walking through the tracts which were full of wild animals and birds. वो जो घने जंगलों में बड़े-बड़े बीच में भूभाग थे उनको पार करते हुए चले गए। वहां पर जंगली जानवर भी थे, पशु पक्षी थे। Finally he reached a green meadow. अंत में जाकर वो एक हरे मैदान में पहुंच गए जिसके बीचों बीच एक पूल था। The pool of clean water was amidst the green meadow. उस हरे घास के मैदान के बीचों बीच स्वच्छ पानी का तालाब था। इस तरह से वो वहां पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 3, नरेट यानी वर्णन करें ब्रीफली, संक्षेप में, द क्वालिटीज यानी कि गुण या स्वभाव किसका? युधिष्ठिर का, इस पाठ के अनुसार। तो कुछ चीजें हैं जो हमने देखी हैं इस पाठ में जो युधिष्ठिर की खासियत रही हैं उनके कैरेक्टर की। पहली बात तो युधिष्ठिर अपने भाइयों से बहुत प्यार करते थे। युधिष्ठिर loved his brothers, as we can see how he cried after seeing his dead brothers. हम देख सकते हैं कि अपने भाइयों को मृत देखकर वो कितना दुखी हुए थे। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, he was patient, मतलब वो बहुत ही सब्र वाले थे, सहनशीलता वाले थे। He was patient, as we can see how he answered so many questions asked by यक्ष। जैसा कि हमने देखा कि यक्ष ने एक के बाद एक कितने ही प्रश्न उनसे किए और वो बड़े सब्र के साथ उनका सभी का जवाब देते रहे। He was learned, वो बड़े ज्ञानी थे। As he answered all the questions correctly, वो ज्ञानी थे, ये हमें पता चलता है जब हम देखते हैं कि उन्होंने यक्ष के सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, he was impartial, वो निष्पक्ष थे। As we can see, he asked for Nakul's revival and not Bhim और अर्जुन, क्योंकि उन्होंने अर्जुन या भीम का जीवन मांगने की बजाय उन्होंने नकुल को पुनर्जीवित करने की बात कही। तो इससे पता चलता है कि वो वास्तव में ही धर्मराज थे। ओके, इसके बाद आता है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, ये पार्ट 3 में ही चॉइस दे रखी है कि या ये इसका उत्तर दें या इसका भी। चलिए हम इसका भी देख लेते हैं। व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्ष द मोस्ट? वह कौन सी क्वालिटी थी जिसने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्न किया? और ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वालिटी थी युधिष्ठिर की कि वो इम्पार्शियल थे, वो न्यायप्रिय थे।
न्यायप्रिय अर्थात जस्ट। ये वो वाला जस्ट नहीं है कि मैं अभी जस्ट अभी अभी आया हूँ, नहीं, ये जस्ट है जस्टिस वाला जस्ट। जस्टिस मतलब न्याय और जस्ट मतलब न्यायप्रिय। तो युधिष्ठिर जो थे वो जस्ट थे। तो हमारा आंसर रहेगा इट वॉज युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी दैट प्लीज्ड द यक्ष द मोस्ट। यह युधिष्ठिर की निष्पक्षता थी जिसने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्न किया। युधिष्ठिर आस्क्ड फॉर रिवाइवल ऑफ नकुल एंड नॉट भीम और अर्जुन। भीम और अर्जुन कुड हैव प्रूव्ड मोर यूजफुल टू हिम। अब भीम और अर्जुन उनके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकते थे, काम के हो सकते थे, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने नकुल को चूज किया। अब वो इतने शक्तिशाली नहीं थे फिर भी, क्यों? क्योंकि न्याय की बात थी, क्योंकि नकुल अपनी माता, उनकी जो माता थी माद्री, उनका कोई भी पुत्र जीवित नहीं रह गया था, इसीलिए उन्होंने नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। और इस तरह से हमें पता चलता है कि वो बड़े ही न्यायप्रिय और निष्पक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज यक्ष? Why did he ask युधिष्ठिर many questions? अब यक्ष कौन थे और उन्होंने युधिष्ठिर से इतने प्रश्न क्यों पूछे? अब हमें मालूम है कि यक्ष कौन थे, वो वास्तव में यम थे, मृत्यु के देवता। यक्ष was actually Yam, the lord of death, and Yam took the form of Yaksh and asked Yudhishthir many questions because he wanted to see him and test his knowledge. तो सबसे मेन बात यहाँ पे यही है कि वह युधिष्ठिर से मिलना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे। क्यों देखना चाहते थे? क्योंकि युधिष्ठिर प्रसिद्ध थे अपने न्याय के लिए, अपनी निष्पक्षता के लिए, तो उन्हें देखने के लिए और उनका ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कुड युधिष्ठिर प्लीज यक्ष अ लॉट एंड टू व्हाट रिजल्ट? अब युधिष्ठिर यक्ष को किस प्रकार प्रसन्न कर सके और वास्तव में अंत में उसका क्या रिजल्ट रहा, उसका क्या निष्कर्ष रहा, क्या परिणाम रहा इन सब बातों का? तो हमारा उत्तर रहेगा, युधिष्ठिर प्लीज्ड यक्ष by answering all his questions and his questions patiently and correctly. युधिष्ठिर ने यक्ष को कैसे प्रसन्न किया? By answering all his questions, उनके सभी प्रश्नों का सब्र से और सही उत्तर देकर। The most difficult and decisive question was choosing just one brother out of 4 for revival. उनके लिए जो सबसे कठिन निर्णायक प्रश्न जो था वह था 4 भाइयों में से किसी एक को चुनना। ये बहुत ही कठिन बात थी। युधिष्ठिर was impartial. अब वो impartial थे, निष्पक्ष थे, और उन्होंने नकुल को चुना। Seeing his impartiality, Yaksh was so pleased that as a result he revived all the 4 brothers. उनकी निष्पक्षता को देखकर यक्ष इतने प्रसन्न हुए कि परिणाम स्वरूप उन्होंने उनके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, ओके, ये चॉइस है 5वें में। हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर? युधिष्ठिर को उन्होंने किस तरीके से पारितोषिक दिया, क्या इनाम दिया? अब इनाम तो यही था कि उनके एक के स्थान पर चारों ही भाइयों को जीवित कर दिया था। तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं। उत्तर वही है जो ऊपर था। यक्ष rewarded Yudhishthir by reviving all the 4 brothers. Yudhishthir answered all his questions patiently and correctly. The most difficult and decisive question was choosing just one brother out of 4 for revival. Yudhishthir was impartial and chose Nakul. Seeing his impartiality, Yaksh was so pleased that as a result he revived all the 4 brothers. Okay. अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, What makes one a real Brahman? Birth, learning or good conduct? किसी व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण वास्तव में क्या चीज बनाती है? उसका जन्म, उसका ज्ञान या उसका अच्छा व्यवहार? और इसका उत्तर रहेगा, Good conduct makes one a real Brahman, not birth or learning. A person may be born in a Brahman family or he may be learned in the 4 Vedas, but if he has bad conduct, then all his knowledge is worthless. इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण फैमिली में भी जन्म ले सकता है, हो सकता है कि वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, परंतु अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसका सारा ज्ञान
मिथ्या है, इसीलिए केवल अच्छा व्यवहार ही किसी व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण बनाता है। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में भी चॉइस है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, ये भी वही है, तो इसका उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण है बेसिकली उनके स्वभाव में जो उनकी विशेषताएं हैं उनको हमें लिस्ट करना है, उनको लिखना है, पंक्तिबद्ध करना है। तो इसका उत्तर रहेगा युधिष्ठिर वॉज द प्रिंस ऑफ हस्तिनापुर। पहले तो हम यही बताएंगे कि वो कौन थे। वो हस्तिनापुर के राजकुमार थे, प्रिंस राजा पांडु के पुत्र। He loved his brothers, as we can see how he cried after seeing his dead brothers. अब ये आपको याद होगा कि ये हम पहले कर चुके हैं, ऊपर किसी क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं। ये सारी बातें वही हैं, घूम फिर के वही सब चीजें रिपीट हो रही हैं। तो अपने भाइयों से बहुत प्यार करते थे, वो बहुत पेशेंट थे, जिस प्रकार से उन्होंने एक के बाद प्रश्नों का उत्तर दिया। वो बहुत ही ज्ञानी थे क्योंकि उन्होंने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। वो इम्पार्शियल थे, निष्पक्ष थे, क्योंकि उन्होंने नकुल को मांगा भीम या अर्जुन की बजाय, इसीलिए उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा जाता है। तो ये तो रहा इस प्रश्न का उत्तर, कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। राइट एनी 3 क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। राइट एनी 3 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू युधिष्ठिर बाय द यक्ष। अब यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए किन्हीं 3 क्वेश्चंस को लिखना है। एंड व्हाट रिप्लाई डिड युधिष्ठिर गिव टू दीस क्वेश्चंस, और इन प्रश्नों के क्या उत्तर दिए युधिष्ठिर ने। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, कोई भी जो आपको याद हो आप लिख सकते हैं। लिखे इस प्रकार जाएंगे। यक्ष क्वेश्चन व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर एंड युधिष्ठिर रिप्लाई। ये पैटर्न वही है, पहले यक्ष का क्वेश्चन है और फिर युधिष्ठिर का जवाब है। यक्ष का क्वेश्चन है, युधिष्ठिर का जवाब है। जो 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो है व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, जिसका जवाब है करेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, जिसका उत्तर है माइंड। तीसरा है व्हाट अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद कौन उसके साथ जाता है। धर्मा अलोन अकम्पनीज द सोल आफ्टर डेथ, तो ये इसका उत्तर हुआ। व्हाट क्वेश्चन डिड यक्ष आस्क टू युधिष्ठिर, ये भी कुछ वैसा ही है, चॉइस है। क्वेश्चन 9 है व्हाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। अब यम ने यक्ष का रूप क्यों धरा था। वही बात कि वो युधिष्ठिर को देखना चाहते थे, उनके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यक्ष का रूप धरा। वे वास्तव में जानना चाहते थे कि युधिष्ठिर जो है वह धर्मराज है भी या नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाई वाज यक्ष प्लीज्ड विद युधिष्ठिर एंड व्हाट डिड ही डू देन। तो यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से क्यों प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर क्या किया। वही बात, वो उनकी न्यायप्रियता पर, निष्पक्षता पर से प्रसन्न हुए और उन्होंने एक के स्थान पर चारों ही भाइयों को जीवित कर दिया। Yudhishthir pleased Yaksha by answering all his questions patiently and correctly. The most difficult and decisive question was choosing just one brother out of the 4 for revival. Yudhishthir was impartial and he chose Nakul. Seeing his impartiality, Yaksha was so pleased that as a result he revived all the 4 brothers. ये इसका उत्तर रहा। चलिए लॉन्ग आंसर के तो हमने देख लिए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप देखते हैं अभी, पार्ट सी। Answer the following questions in not more than 25 words each. 25 के करीब शब्दों में हमें उत्तर देना है इनका, तो इसलिए एग्जाम में जब आए तो इनमें ज्यादा समय मत लगाइएगा। Why did, question number 1, why did Yam take the form of Yaksh? यक्ष क्या रूप उन्होंने क्यों धरा, ये हम देख चुके हैं। Yam took the form of Yaksha as he wanted to see him and test his knowledge. Who did the pool belong to? वो pool किसका था? Obviously the pool belonged to the Yaksha. What was the last question of the Yaksha? यक्ष का अंतिम प्रश्न क्या था? अंतिम प्रश्न यही था कि of the 4 brothers, who do you want to come back to life? 4 भाइयों में से किस एक का आप जीवन वापस लाना चाहते हो? नकुल कौन था? Who was Nakul? Nakul was son of माद्री। माद्री कौन थी? कुंती और माद्री पांडु की 2 पत्नियां थी। Why did Yudhishthir prefer Nakula to other brothers? युधिष्ठिर ने अपने और भाइयों के अपेक्षा नकुल को क्यों चुना?
उत्तर वही है कि माद्री का कोई पुत्र जीवित नहीं था, जबकि कुंती के युधिष्ठिर जीवित थे। इसीलिए न्याय करने के लिए कि न्याय की तराजू के पल्ले बराबर रहे, उन्होंने नकुल को चूज किया। Yudhishthir preferred Nakul to other brothers because his mother Kunti was not completely bereaved, while Nakul's mother Madri was completely bereaved. Question number 6. What quality of Yudhishthir pleased the Yaksh most? वही बात कि किस क्वालिटी से यक्ष सबसे अधिक प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर इम्पार्शियल थे और जस्ट थे। जस्ट यानी न्यायप्रिय, जस्टिस से बना है जस्ट, और इसी क्वालिटी ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्न किया। क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर? युधिष्ठिर ने किस प्रकार यक्ष ने किस प्रकार युधिष्ठिर को इनाम दिया या पारितोषिक दिया या उनको रिवॉर्ड किया? तो इसका उत्तर है यक्ष रिवॉर्डेड युधिष्ठिर बाय रिवाइविंग ऑल हिज 4 डेड ब्रदर्स। उन्होंने युधिष्ठिर के चारों ही भाइयों को जीवित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8. What is the greatest wonder in the world according to युधिष्ठिर? युधिष्ठिर के अनुसार इस संसार का सबसे महान आश्चर्य क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा युधिष्ठिर says that men see creatures die every day. मनुष्य देखता है कि जो लोग हैं, प्राणी हैं, वो रोज ही प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट्स टू लिव फॉरएवर, और इसके बाद भी जो रह जाते हैं वो चाहते हैं कि वो हमेशा जीवित रहें, सदा जीवित रहें। दिस अकॉर्डिंग टू हिम इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है हु वाज यक्ष? यक्ष कौन थे? व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क टू युधिष्ठिर? वही बात है, ये रिपीट हो रहे हैं। आंसर हम दे चुके हैं पहले भी, फिर से देते हैं। यक्ष वाज एक्चुअली यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ, एंड ही आस्क्ड युधिष्ठिर मेनी क्वेश्चंस लाइक। तो हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए 3 ये प्रश्न दे दिए हैं जो उन्होंने पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 10. हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच? अब युधिष्ठिर के अनुसार कोई व्यक्ति प्रसन्न और धनवान कैसे बन सकता है? और इसका उत्तर है अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर अ मैन कैन बिकम हैप्पी बाय गिविंग अप एंगर एंड रिच बाय गिविंग अप डिजायर। क्वेश्चन 11. हु इन रियलिटी वाज द यक्ष एंड व्हाई डिड ही कम? यक्ष कौन थे वास्तव में और वो क्यों आए थे? तो यक्ष वास्तव में यम थे। द यक्ष इन रियलिटी वाज द यम, द लॉर्ड ऑफ डेथ। ही केम टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12. व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ? ये हम देख चुके हैं, फिर भी आप पीछे डिस्कस कर सकते हैं, पीछे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. अच्छा, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा युधिष्ठिर आस्क्ड फॉर नकुल्स लाइफ इंस्टेड ऑफ हिज अदर ब्रदर्स बिकॉज हिज मदर कुंती was not completely bereaved while Nakul's mother Madri was completely bereaved. Okay. Question number 13. Whose sons were Nakul and Sahadev? Nakul और सहदेव किसके पुत्र थे? तो Nakul and Sahadev were Madri's sons. Kunti and Madri were 2 wives of Pandu, the king of Hastinapur. आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1. ओके, ये किस पार्ट का है? ये डी का है क्वेश्चन नंबर 1. Select the most suitable alternative to complete each of the following statements. अब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये हमें पूरा करना है। नकुल was son of Madri. सेकेंड है who had the strength of 16,000 elephants? Of course, Bhim. Dash is swifter than the wind. Mind. मन की गति हवा से, पवन से भी अधिक तेज होती है। पार्ट 4. Who is the friend of one who stays at home? यानी जो व्यक्ति घर पे रहता है उसका मित्र वहां कौन होता है? उसकी पत्नी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. Say whether each of the following statements is true or false. हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि क्या सत्य है
और क्या असत्य है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। युधिष्ठिर्स, ओके, पार्ट 1 है युधिष्ठिर्स ब्रदर्स वर वेरी थर्स्टी, सही बात है, ट्रू। यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, ट्रू, सही बात है। माद्री वॉज मदर ऑफ भीम, नहीं, माद्री वॉज मदर ऑफ नकुल एंड सहदेव, फॉल्स। धर्मा इज ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, ट्रू। पार्ट 5 युधिष्ठिर्स ब्रदर्स वुड नॉट कम बैक टू लाइफ, क्या उनको जीवन नहीं मिलेगा या मिला था, फॉल्स, उन सबके जीवन वापस आ गए थे, सब जीवित हो गए थे, पुनर्जीवित। क्वेश्चन नंबर 6 युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्ष, युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था, सही बात है, ट्रू। अब आगे चलते हैं पार्ट ई, वोकैबुलरी पर। ओके, पार्ट 1 है इसमें, गिव ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग, अब इनके विलोम शब्द हमें बताने हैं। सैक्रेड यानी पवित्र, और पवित्र का विलोम क्या होता है, अपवित्र यानी अनहोली या इम्पायस। फेंट, फेंट का मतलब होता है मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, और इसका विलोम होगा रिवाइव यानी पुनर्जीवित करना। मौर्न यानी आपका शोक मनाना या विलाप करना, और इसका विलोम होगा रिजॉइस या सेलिब्रेट। हैप्पीनेस जैसा आप जानते हैं मतलब प्रसन्नता, और इसका विलोम होगा दुख यानी सॉरो। बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट। पार्ट 2 में आते हैं, ये मैच करना है, कॉलम ए और कॉलम बी दो दिए हुए हैं, दो लिस्ट हैं इसमें। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, अब लिस्ट ए में वर्ड्स हैं और बी में उन वर्ड्स के मीनिंग्स हैं और हमें मैच करना है। तो प्रोसीड, प्रोसीड का अर्थ होता है आगे बढ़ना, तो यहाँ पे है टू गो फॉरवर्ड, तो इसका होगा टू गो फॉरवर्ड। सैक्रेड यानी पवित्र, और यहाँ पे पवित्र है होली, तो ये हो जाएगा होली। रेस्क्यू का अर्थ होता है बचाना यानी सेव। मॉर्न का मतलब है दुख प्रकट करना, एक्सप्रेस सॉरो। शील्ड का मतलब है प्रोटेक्शन, और रूइन का मतलब है नाश होना यानी डिस्ट्रॉय। अब आते हैं पार्ट 2 में, ये भी वैसे ही मैचिंग है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, बी में मीनिंग्स हैं और ए में वर्ड्स हैं। तो एंजाइटी का मतलब होता है चिंता और डर, फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर, ठीक है, अनिश्चिंतता की फ्यूचर में क्या होने वाला है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसी चिंता। आगे है रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब है किसी की तरह दिखना, मिलना, ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि उसका चेहरा उससे मिलता है, तो वो वाला रिजेंबल, टू लुक अलाइक, लुक लाइक। क्रेमेटेड, क्रेमेटेड का अब ये यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ है, क्रेमेट होता है दाह संस्कार करना, स्पेलिंग होगी इसकी CREM, ए नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, इट इज क्रेमेटेड एंड नॉट क्रीमेटेड, और इसका मतलब है दाह संस्कार यानी बर्न्ड इनटू फायर। अगला शब्द है स्कल्पचर, स्कल्पचर होता है आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग यानी पत्थर को तराश कर उसमें से कलाकृति बनाना, आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग। ओके, पार्ट 3 पे आते हैं, ये भी उसी तरीके का है। मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब है सीक्रेट, रहस्य। एज, एज मतलब किनारा, ये एज नहीं है, ये एज है, यानी किसी चीज का किनारा या छोर या अंत, जैसे किसी रस्सी का अंत, रस्सी का किनारा, दूसरा छोर, या किसी अगर हम छत पे खड़े हैं तो छत के किनारे पे जाएं तो हम उसे बोलेंगे एज। फेमिलियर मतलब जिससे आप जानते हो, नॉन जो आपका जानने वाला है। ग्रेविटी, ग्रेविटी बना है शब्द ग्रेव से, और ग्रेव का मतलब होता है गहरा या गंभीर, तो ग्रेविटी का मतलब सीरियसनेस, गंभीरता। पार्ट 4 ये भी वही है, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी।
और पहला शब्द है यहाँ पे यूनिक, यानी अपने आप में अनोखा, इकलौता। बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। ट्रूली, ट्रूली का अर्थ है वास्तव में, रियली। रिलक्टेंट मतलब बेमन से, बिना इच्छा के, अनिच्छा, नॉट विलिंग। पॉज्ड मतलब रुका हुआ, स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए रुका है, ऑब्वियसली फिर चल पड़ेगा। जैसे कई बार होता है कि हम वीडियो को पॉज कर देते हैं बीच में, आप फिर चला लेते हैं, वैसा। क्वेश्चन नंबर 3, rewrite each of the following sentences by replacing the group of italicized words by one word। अब यहाँ पे italicized मतलब ये जो तिरछे से जो वर्ड्स होते हैं, इस स्टाइल को बोलते हैं italicized। तो हमें यहाँ पे उस पूरे को हटा के उसकी जगह एक वर्ड देना है। तो पहला है A, when Yudhishthir's brothers did not return, he was filled with anxiety। ठीक है। B, his brothers had become a victim to the yaksha's words calling for punishment। यहाँ पे शायद थोड़ी मिस्टेक हुई है, वर्ड्स भी इटैलिसाइज करना चाहिए था जिसने भी बुक छापी है, क्योंकि खाली कॉलिंग फॉर पनिशमेंट का एज सच कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगर ये पूरा इटैलिसाइज कर दें वर्ड्स से लेके, तो ये बन जाएगा वर्ड्स कॉलिंग फॉर पनिशमेंट। और इसका मतलब है जब हम किसी से परेशान होके किसी को बुरा भला कहते हैं या श्राप देते हैं, तो ये वो बात हो रही है। तो श्राप को हम कहते हैं कर्स। और यक्ष ने किसको कर्स किया था? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को, क्योंकि उन्होंने यक्ष की बात नहीं मानी थी और उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था। तो इसीलिए यहाँ पर आएगा यक्षास कर्स। Part C, the pool was surrounded by a piece of grassland। Obviously यहाँ पे होगा meadow। He saw his brothers lying without movement or sound, यानी बिल्कुल निशांत स्थिर पड़े हुए थे, बिल्कुल still near the pool। Okay, part E है his brothers had been made aware of the danger, यानी उन्हें वार्निंग दी गई थी, उन्हें बता दिया गया था कि भाई खतरा है अगर आप जवाब नहीं दोगे प्रश्नों का। तो यहाँ पर made aware of danger यानी warning, warned by the yaksh। Question 4, fill in the blanks with suitable words selected from the list given below। अब हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इन्हीं शब्दों में से हमें ये खाली जगह, खाली स्थान भरने हैं। The pool dash clear water। pool में क्या था? Contained clear water। ठीक है। Part 2, युधिष्ठिर dash नकुला to his other brothers, यानी युधिष्ठिर ने प्रेफर किया था नकुल को अन्य भाइयों के स्थान पर, तो preferred। When the yaksha warned युधिष्ठिर, the latter मतलब जिन दो लोगों की बात हो रही है, यक्ष और युधिष्ठिर, तो इसमें से जो बाद वाला है उसे लेटर बोलते हैं और जो पहला है उसे फॉर्मर बोलते हैं। तो अगर हम कहते हैं फॉर्मर, इसका मतलब है हम यक्ष की बात कर रहे हैं, और अगर हम कहते हैं लेटर, तो इसका मतलब हम युधिष्ठिर की बात कर रहे हैं। फॉर्मर, लेटर, यक्ष, युधिष्ठिर। ओके। तो when the yaksh warned युधिष्ठिर, the latter dash what had happened to his brothers। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि जब यक्ष ने युधिष्ठिर को वार्निंग दी, तो युधिष्ठिर को अनुमान हो गया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। तो अनुमान का मतलब है गैस करना, गैस किया हुआ, तो यहाँ पे आएगा गैस्ड। Part 4, a man who is a dash of himself, his position and wealth is not loved by anybody। यानी वो व्यक्ति जिसे अपने रुतबे का, अपनी पोजीशन का, अपने धन दौलत का घमंड होता है, अभिमान होता है, उसे कोई प्यार नहीं करता। तो अभिमान का यहाँ पे आएगा प्राउड। ओके। पार्ट 5 है माइंड इज डैश द विंड। तो ये ऑब्वियसली ये है मन जो है वह है पवन से भी तेज है, स्विफ्टर। स्विफ्ट, तेज, स्विफ्टर यानी ये कंपैरिजन हो रहा है थोड़ा और तेज, विंड से तेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 5,
Carefully note the construction of the following words. Here are 6 words. List them under the 2 heads. यानी 6 शब्द दिए हुए हैं और उन्हें 2 हिस्सों में बांटना है. एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने. क्लाउड कम्प्लेक्शन्ड एंड लोटस आइड. यानी कुछ वर्ड आएगा फिर कम्प्लेक्शन, यानी कम्प्लेक्शन से पहले कुछ होगा और आइड से पहले कुछ होगा. तो ये तुलना होती है, जैसे आंखों की तुलना होती है कि मछली जैसी आंखें हैं मीनाक्षी, और या फिर दूध जैसा रंग है दूधिया, तो उस तरीके से. तो आलमंड यानी बादाम जैसे हिंदी भाषा में बादामी रंग भी होता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में आलमंड आइज कही जाती है. आलमंड आइज, ठीक है. तो किसी की आंखें अगर हम बादाम जैसी हैं तो हम उसके बोलेंगे कि वह आलमंड आइड है. इसी तरीके से लाइट मतलब हल्का कलर, लाइट कम्प्लेक्शन. व्हीट, व्हीट भी, व्हीटिश भी रंग ही होता है, गेहुआ रंग, व्हीटिश कम्प्लेक्शन. नीली आंखें होती हैं, ब्लू आइड. फेयर कलर होता है, कम्प्लेक्शन, फेयर कम्प्लेक्शन. और डो भी आंखों के लिए यूज होता है, डो. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. राइट 2 more words each beginning with miss, over and un, and 2 more words ending in less, dumb and ness. यानी मिस से शुरू होने वाले 2 शब्द, ओवर से शुरू होने वाले 2 शब्द, अन से शुरू होने वाले 2 शब्द, और लेस पर अंत होने वाले, डम पर अंत होने वाले और नेस पर अंत होने वाले. तो ये है मिस एडवेंचर यानी दुर्घटना, मिसलीड गलत मार्ग दिखाना किसी को. ओवर के होंगे ओवर रूल, प्रस्ताव को अस्वीकार करना. ओवरटेक, जैसे आप गाड़ी ओवरटेक करते हो. अन से बनेंगे अनफोल्ड, यानी किसी चीज को खोलना या प्रकट करना. अनफेयर यानी अन्यायपूर्ण. ओके. और लेस वाले शब्द होंगे फॉर्मलेस यानी निराकार, मीनिंगलेस निरर्थक. डम होगा फ्रीडम, और किंगडम स्वाधीनता और साम्राज्य. नेस होगा काइंडनेस यानी दया या अनुकंपा. टेंडरनेस अर्थात कोमलता या मृदुता. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अच्छा, इन्हें भी देख लेते हैं. एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं वो एग्जाम में इन्हीं को पूछा जा सकता है. तो मिस प्लस फॉर्चून, मिस फॉर्चून. ओवर प्लस पावरिंग, ओवर पावरिंग. उसी तरीके से अनेबल, हेल्पलेस, विजडम, हैप्पीनेस. क्वेश्चन 7 है. कॉपी डाउन फ्रॉम द टेक्स्ट द सेंटेंसेस इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव बीन यूज्ड. अब ये बोल रहे हैं पैसेज में से वो वाक्य ढूंढ के लाइए जहां पर ये फ्रेजेस यूज हुई हैं. ये क्वेश्चन इस तरह के शायद ही आए हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं. डाई ऑफ मतलब मरना. किससे मरना? प्यास से मरना. तो पाठ में एक जगह ये कहा गया है कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट. उसी तरीके से गिव अप मतलब आशा छोड़ देना. ही गेव अप वेटिंग. युधिष्ठिर ने जो है वो वेट करना छोड़ दिया था. लुक फॉर मतलब ढूंढना. तो युधिष्ठिर स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स. अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़े. कम अपॉन मतलब आना किसी चीज का. he came upon a beautiful green meadow. be about to end. कायदे में ये होता खाली about to end. just when our exile is about to end. just when ये हम देख ही चुके हैं अभी. पावरफुल. युधिष्ठिर कह रहे हैं कि कौन इतना पावरफुल हो सकता है जो मेरे भाइयों को मार सके. who could have been powerful enough to kill them. आगे है enough to. ये भी वही वाक्य है. who could have been powerful enough. in his turn ये मुझे मिला नहीं कहीं. अगर आपको कहीं मिले तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा. none other than मतलब और कोई नहीं. this could be none other than the words of a yaksh. bring up ये भी मुझे नहीं मिला कहीं. subject to. we will no longer be subject to sorrow. in order that. in order that scales of justice may be even.
Okay. Question number 8. Look up each of the following words and phrases in the dictionary and pick out the meaning in which it is used in the lesson. अब ये काम आपके लिए है कि आपको बेसिकली ये शब्द एग्जैक्टली इस चैप्टर में नहीं दिए गए हैं, ये अलग से दिए गए हैं शब्द आपको, और इनके मीनिंग्स आपको देखने हैं। तो मुझे नहीं लगता ये एग्जाम में आने वाला है। आ भी सकते हैं आप, इनके मीनिंग्स देखकर स्वयं ही इनको लिख सकते हैं। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अगले पार्ट पे आते हैं, पार्ट एफ, लैंग्वेज। क्वेश्चन 1 है, केयरफुली नोट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड मेक 2 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग वेट फॉर एंड कीप ऑन। तो इन 2 शब्दों को यूज करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देयर सैट युधिष्ठिर वेटिंग फॉर हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर वहां बैठ गए भाइयों का इंतजार करते हुए। He kept on walking till he came upon a meadow. वह चलते रहे कब तक, जब तक कि मैडो नहीं आ गया। तो वेट फॉर के लिए हम यूज कर सकते हैं, ये बना सकते हैं सेंटेंस, हरीश वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव। वेटिंग फॉर। कीप ऑन, हरीश केप्ट ऑन वेटिंग अंटिल द ट्रेन अराइव्ड। तो वेट फॉर का मतलब है कि हरीश वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव, मतलब हरीश ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। और कीप ऑन का मतलब वो करता रहा, वो काम जो है वो भूतकाल में चालू था। हरीश केप्ट ऑन वेटिंग यानी हरीश प्रतीक्षा करता रहा, कब तक, जब तक कि ट्रेन नहीं आ गई, until the train arrived। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट डाउन 6 मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, एटलीस्ट 3 विद मैन फ्रॉम द सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स है, और इसमें मिक्स एंड मैच करना है आपको। तो वो मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, आप देख लीजिए। इफ मैन, तो अगर हम मैन से शुरू करेंगे तो यहाँ से मैन उठाना है। अब मैन क्योंकि सिंगुलर है, एक वचन है, तो गिव्स अप आएगा, बीइंग आएगा अगले कॉलम से, और बीइंग के बाद अगर हम ग्रीडी चूज करते हैं तो इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम रिच। अगर वो लालच छोड़ देगा तो वो धनी हो जाएगा। इसी तरीके से इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। इसी तरीके से इफ मैन गिव्स अप बीइंग एंग्री ही विल नॉट बी सैड। तो ये मैंने यहाँ पे तीनों लिख दिए। if man gives up being greedy he will become rich. If man gives up being proud he will be loved by all. If man gives up being angry he will not be sad. अगर man की जगह we होता जो कि बहुवचन है, if we give up, gives नहीं आएगा, give आएगा, give up being greedy we will become rich. If we give up being proud we will be loved by all. If we give up being angry we will not be sad. इसी तरीके से all of us, ये भी प्लूरल है, बहुवचन है। If all of us give up, ना कि gives, all of us give up, all of us give up, all of us give up being greedy, being proud, being angry, we will, we will, we will. Question number 3. Complete the following sentences with the help of the text and write them down in your notebook. इन सेंटेंस को पूरा करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पार्ट ए, वन विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट डैश बैड हैबिट्स, यानी बुरी आदतों को त्यागे बिना कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं बन सकता है। त्यागना मतलब गिविंग अप। Yudhishthir's brothers had tried to drink water without dash the यक्ष question. यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही वह पानी पीना चाहते थे, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, tried to drink.
विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए। इट डिड नॉट डैश अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यानी परिस्थिति को समझने में एक भी क्षण नहीं लगा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को समय नहीं लगा। डी, इट टुक हिम नो टाइम डैश वे ऑफ सेविंग हिज ब्रदर्स टू सी अ पॉसिबल वे, यानी हिम मतलब युधिष्ठिर की बात हो रही है। युधिष्ठिर को समय नहीं लगा अपने भाइयों को बचाने के लिए एक रास्ता ढूंढने में। तो पॉसिबल जो है वो ए जो है वो वे से पहले नहीं आएगा, पॉसिबल से पहले आएगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रेड सर्कल में डाल दिया कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट जी, कॉम्पोजिशन। अब इसमें है क्वेश्चन 1, जिसमें 3 पार्ट्स हैं ABC। पहला है डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ युधिष्ठिर व्हेन हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न। यहाँ पे मैं खाली पॉइंट्स दे रहा हूँ, आंसर आप खुद लिखिएगा कि उनकी युधिष्ठिर की स्थिति कैसी थी जब उनके भाई जो है वो पानी की तलाश में गए थे और वापस नहीं लौटे। तो वो एंग्शियस थे, चिंतित थे और नेगेटिव थॉट्स से भरे हुए थे कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो गया हो, वो मर ना गए हों। ऐसी ऐसी बातें उनके मन में आ रही थी। Give a description of the forest through which Yudhishthir went looking for his brothers. अब हमें उस जंगल का वर्णन करना है जो युधिष्ठिर जिसे पार करते हुए अपने भाइयों को ढूंढने के लिए गए थे। मेन पॉइंट्स हैं, बिग फॉरेस्ट था, उसमें जमीन के बड़े बड़े क्षेत्र थे, ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, जंगली एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स, बियर, डियर, बर्ड्स वगैरह, हरा मैदान था, पूल ऑफ क्लीन वाटर था। ये तो मेन पॉइंट्स हैं। अपने सेंटेंस में आप आंसर में इनको लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, पार्ट सी है डिस्क्राइब युधिष्ठिर्स ब्रदर्स एज दे ले नियर द पूल। तो युधिष्ठिर के जो भाई जो तालाब के किनारे पड़े हुए थे उनका हमें वर्णन करना है। तो कैसे पड़े हुए थे? स्टिल पड़े हुए थे, शांत थे, ध्वज के झंडों की तरह पड़े हुए थे, असहाय निसहाय पड़े हुए थे, पावरलेस पड़े हुए थे। ओके, पार्ट 2 है इमेजिन योरसेल्फ टू बी थर्स्टी when you are in a forest and describe your search for water in 2 paragraphs using the hints given below। तो बेसिकली ये चैप्टर से अलग है, आपको थोड़ी आउटलाइन दी हुई है और इसको आधार बना के आपको इसमें अपने वर्ड्स वगैरह यूज करके 2 पैराग्राफ लिखने हैं। तो ये आप खुद ही करिएगा। वैसे यहाँ जो बात हो रही है वो ये है कि गर्म दिन था, आप शिकार के लिए गए थे और आप थक गए थे, आपको प्यास लगी, आसपास पानी नहीं था, तो आप भटकने लगे। भटकते भटकते एक पेड़ मिला, पेड़ पे चढ़ गए, वहां से आपने देखा दूर एक रिवर है, नदी बह रही है, तो आप पेड़ से उतरे और आप नदी की तरफ भागने लगे, लेकिन आप किसी चीज से टकरा गए। स्टम्बल मतलब लड़खड़ाना, कहीं टकरा गए किसी पत्थर से और आप गिर गए और आपके सर के ऊपर चिड़िया, आपने ऊपर देखा आसमान में चिड़िया उड़ रही थी, आप डर गए और आपको भागते हुए आपको हिरण मिले, खरगोश मिले। भागते भागते आप नदी के किनारे पे पहुंच गए और वहां किनारे से कुछ पहले ही पहाड़ जो 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 ढाल था वो बड़ा खड़ा ढाल था, आप वहां से फिसल गए, गिर गए, आपके चोट लग गई पैरों में और आपको दर्द होने लगा। आप लंगड़ाते हुए पानी के पास तक पहुंचे, वहां आपने पानी पिया, पानी ठंडा था, बहुत मीठा था, आपकी प्यास बुझ गई और आपने अपने हाथ मुंह धोए, चेहरा धोया और आप फिर से ताज़ा महसूस करने लगे और फिर आप खुश हो गए। तो इन सब बातों को आपको लिखना है, मतलब आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना है। ओके, पार्ट बी, टिक द करेक्ट चॉइस बिलो। J.C. Bose is said to have proved that trees and plants can feel। ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से थोड़ा अलग है। J.C. बोस हमारे एक साइंटिस्ट थे, जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की थी और उनमें से एक ये भी थी कि प्लांट्स और ट्रीज भी मनुष्यों की तरह ही उनको दर्द होता है और खुशी होती है, तो उनमें भी प्राण होते हैं। तो बेसिकली इसका है सी।
प्रोजेक्ट वर्क ये हम नहीं करने वाले हैं ऑब्वियसली, ये आपके क्लास के लिए है। वर्कशीट कुछ दी हुई है। द सेंटेंस, ओके, पार्ट 1 है व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। ये बेसिकली थोड़ा ग्रामर का पार्ट है। तो ये बोल रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। और फिर ये बता रहे हैं कि कितने तरीके के सेंटेंस होते हैं। A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. जिसमें कोई बात कही जाती है उसको हम assertive sentence या declarative sentence कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। और उसका जो सेकंड टाइप है वो है a sentence that asks a question is called an interrogative sentence, यानी प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हो, जैसे वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, हु इज दैट मैन, वगैरह वगैरह। पार्ट 3 है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और रिक्वेस्ट, इट्स कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें आप कोई ऑर्डर देते हो या कोई रिक्वेस्ट करते हो। जैसे हैव मर्सी अपॉन अस, या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम पे दया करो। या क्लास में टीचर ऑर्डर करती है बी क्वाइट, शांत हो जाओ। या कोई आपसे कहता है, मालिक कहता है गो अवे एट वंस, यहाँ से चले जाओ। तो यह है इम्पेरेटिव सेंटेंस। और पार्ट 4 है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी, जिसमें विस्मयादिबोधक, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। ओहो कितनी ठंडी नाइट है, कितने शर्म की बात है, इस टाइप के सेंटेंस। अब ये थोड़ी एक्सरसाइज है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। डायरेक्टेड या डायरेक्टेड दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। तो मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही डिड नॉट गो टू मुंबई लास्ट ईयर, इसको हमें अफर्मेटिव बनाना है, पॉजिटिव। तो वो मुंबई नहीं गया था पिछले साल, हम बोलेंगे वो गया था, ही वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर। इसी तरीके से इसको अफर्मेटिव बनाना है। भोला इज नॉट अ कारपेंटर, हम बोलेंगे भोला इज अ कारपेंटर। फोर्थ है ही हैज रेड द बाइबल, उसने बाइबल पढ़ी है, इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो उसने बाइबल नहीं पढ़ी है, ही हैज नॉट रेड द बाइबल। स्विच द फैन ऑन, इसको नेगेटिव बनाना है, डू नॉट स्विच द फैन ऑन। ये कोई ऑर्डर दे रहा था कि भाई फैन को ऑन करो, तो अब ऑर्डर ये होगा कि फैन को ऑन मत करो। सिक्स्थ, मिस्टर शर्मा लुक्स एंग्री, इसका नेगेटिव बनाना है, तो मिस्टर शर्मा डज नॉट लुक एंग्री। सेवंथ, he did not kill the snake, he killed the snake. It may not be true, it may be true. Uma broke this jug, Uma, इसका क्वेश्चन बनाना है, इंटरोगेटिव। Did Uma break this jug? क्या उमा ने ये जग तोड़ा है? Has सरला gone to कानपुर, अभी क्वेश्चन है और इसको हमें एफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या सरला कानपुर गई है? तो हम बोलेंगे सरला हैज गॉन टू कानपुर, सरला कानपुर गई है। 11th, डज द कारपेंटर मेक द फर्नीचर, अब ये क्वेश्चन है कि क्या कारपेंटर बढ़ई जो है वो फर्नीचर बनाता है, इसको पॉजिटिव बनाना है, अफर्मेटिव। तो हम बोलेंगे कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, कारपेंटर मेक्स द फर्नीचर। ओके, पार्ट 2 ए, मेक नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स। अब यहाँ पे क्रिया दी हुई है और इन ये जो शब्द हैं इनसे हमें संज्ञा बनानी है। तो अप्रूव से हो जाएगा अप्रूवल, ब्रेक का हो जाएगा ब्रेकेज, डिपार्ट का हो जाएगा डिपार्चर, अराइव का हो जाएगा अराइवल, एडमायर का हो जाएगा एडमिरेशन, डिफर का डिफरेंस, एडमिट का एडमिशन, अपीयर का अपीयरेंस, एंटर का एंट्रेंस, प्लीज का प्लेजेंट या प्लेजर, प्लेजर होगा, प्लेजेंट तो एडजेक्टिव है, प्लेजर जो है वो नाउन है। ओके, अब हमें एडजेक्टिव बनाने हैं वर्ब से। तो ब्लैकन मतलब काला करना, ये क्रिया है, और इसका अगर हमें एडजेक्टिव बनाना है तो हम बोलेंगे ब्लैक, यानी कोई चीज काली है, एडजेक्टिव ब्लैक। इसी तरीके से एक्टिविटी वर्ब है और
एडजेक्टिव क्या होगा? एक्टिव। वो व्यक्ति, वो लड़का बड़ा एक्टिव है, तो हम उस लड़के की खासियत बता रहे हैं, यानी एक्टिव जो है वो एडजेक्टिव होगी। ब्राइटनेस का हो जाएगा ब्राइट, रियलिटी का हो जाएगा रियल, हार्डनेस का हार्ड, प्योरिटी का प्योर, पॉपुलैरिटी का पॉपुलर, फॉर्मेलिटी का फॉर्मल, फॉरगिवनेस का फॉरगिविंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो बड़ा सबको क्षमा कर देता। सॉफ्टनेस का सॉफ्ट। अब ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद एप्रोप्रिएट लेटर्स। हम यहाँ लेटर्स, ये बेसिकली आपकी स्पेलिंग्स की नॉलेज जो है वो टेस्ट हो रही है। पॉसिबल में आई, एग्रीएबल में ए, टॉलरेबल में ई और ए, टेरेबल में ई और ए, ब्रेकेबल में ई और ए, वैल्यूएबल में ए और ए, रिस्पॉन्सिबल में ई ओ आई। लेजर, लेजर मतलब खाली समय, फ्री टाइम, मस्त टाइम। LEISURE, सरप्राइज, SURPRISE। नेबर, NEIGHBOUR, नेबर। ओके, कॉम्प्रिहेंशन में ही अब एक आपको अनसीन पैसेज दिया हुआ है, इंदिरा गांधी जी के बारे में है कुछ, ये शायद आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और अनसीन पैसेज को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है, पैसेज पढ़ने से पहले आप उसके क्वेश्चंस पढ़ें। हमेशा क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, उससे ही आपको पैसेज में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उसका आइडिया हो जाता है। तो अगर हम पहले क्वेश्चंस देखें तो ये बोल रहे हैं द बेस्ट टाइटल फॉर दिस पैसेज विल बी, यानी इस पैसेज का अगर हमें कोई शीर्षक रखना हो तो वो क्या होगा? विमन, विमेंस लिबरेशन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे WOMEN, यानी ये औरत, वुमेन का प्लूरल है, तो अगर सिंगुलर होता तो MAN होता वुमन, और प्लूरल है तो WOMEN, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? वीमन। तो वीमेंस लिबरेशन ये एक ऑप्शन है। विमेन इन द वैदिक एजेस, विमेंस एजुकेशन, फ्रीडम फॉर विमेन एंड नन ऑफ दीज। बेसिकली टाइट विमेंस के लिबरेशन एजुकेशन की कुछ बात होगी ऊपर। एक क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ग्रोइंग कॉन्शियसनेस यानी चेतना इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द थर्ड पैराग्राफ मीन्स व्हाट, यानी ग्रोइंग कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज आने वाली है पैराग्राफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर वैदिक एजेस, यानी वैदिक एज की कुछ बात होगी उसमें, और उसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमें कि इनमें से कौन सा सही है गलत है। विमेन एंजॉयड सम स्पेशल प्रेस्टीज, कि वैदिक एज में जो महिलाएं थी उनको बहुत स्पेशल जगह मिलती थी, स्थान मिलता था, या उनको स्पेशल अधिकार मिलते थे, या मैन एंड विमेन वर इक्वल, दोनों बराबर थे महिला और पुरुष, या मैन डोमिनेटेड विमेन जो है मनुष्यों का अधिकार था उनके ऊपर थे वो, विमेन का जो स्तर था वो नीचे था। पार्ट डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर ट्रू। विमेन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आर नॉट बेटर, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में विमेन की स्थिति की बात हो रही है। ठीक है, तो आइडिया यह है कि आप पहले क्वेश्चंस पे नजर डाल लें, उसमें क्या है, उसमें फिर आपको आंसर ढूंढने में आसानी रहेगी और पैसेज का अर्थ भी अच्छा समझ में आएगा। तो इस पर्टिकुलर पैसेज को अगर हम एक बार रीड करें तो इन वन ऑफ हर स्पीचेस मिसेस इंदिरा गांधी सेड अ कंट्रीज प्रोग्रेस यानी कि विकास कैन बी मेजर्ड यानी मापा जा सकता है बाय द प्रोग्रेस ऑफ इट्स विमेन फोक, उस देश की औरत। विमेन फोक मतलब जो जो औरत जो है इन जनरल, औरत लोग, तो औरत लोगों की जो प्रोग्रेस है वो अगर उन्होंने अगर प्रोग्रेस की है तभी हम मान सकते हैं कि देश ने भी प्रोग्रेस की है। Indeed, यानी निश्चित ही, the progress of its women folk is not possible unless they are given proper education. अब औरतों की प्रोग्रेस तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उन्हें सही तरीके से उचित शिक्षा ना मिले। History bears ample proof, bears मतलब देना, ample मतलब पर्याप्त मात्रा में, proof मतलब प्रमाण,
यानी इतिहास में हमें अच्छे से बहुत प्रूफ मिल जाते हैं दैट द वुमेन्स एजुकेशन वाज गिवन द इम्पोर्टेंस इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में महिलाओं की शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया जाता था। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड्स, यानी वैदिक काल में women enjoyed the same rights and privileges as did men, यानी वैदिक समय में तो महिलाओं को भी पुरुषों जैसे ही अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थीं। In some respects, कुछ बातों में, कुछ संदर्भों में they were given some special honor also, यानी कुछ बातों में तो औरतों का स्थान, महिलाओं का स्थान पुरुषों से भी ऊपर था। Gargi and Maitreyi were regarded as the leading philosophers of the time. और ये गार्गी और मैत्रेयी दो महिलाएं हैं जो अपने समय की फिलोसोफर मतलब दर्शन शास्त्री जो होते हैं वो रही थी। ओके, अगला पैराग्राफ में बात हो रही है बट विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पे पैसेज का मतलब पैराग्राफ नहीं है, यहाँ पे पैसेज का मतलब है बीत जाना। ये बना है पास शब्द से, पास मतलब बीतना। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम women lost their rights and privileges, यानी समय के साथ साथ महिलाओं ने अपने अधिकार खो दिए, अपनी सुविधाएं खो दी। The custodians of morals advocated to keep them at home, यानी जो नैतिकता के जो रखवाले होते हैं यानी कि पुरुष, उन्होंने क्या कहा, उनका कहना था कि महिलाओं को घर पे रहना चाहिए। Because they believed that a woman's place was at home, क्योंकि उनका सही स्थान वही है, ऐसा उन लोगों का सोचना था। The male dominated society made them a thing of commodity, यानी पुरुष प्रधान जो समाज है, ठीक है, जिसमें पुरुषों का वर्चस्व है, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को एक वस्तु की तरह देखा जाने लगा। But since independence there has been a growing consciousness, यानी स्वतंत्रता के बाद से समाज में एक चेतना बढ़ रही है, ये समझ बढ़ रही है कि कॉन्शियसनेस ऑफ एजुकेटिंग वुमेन एंड प्लेसिंग देम इन द लाइन ऑफ मैन, यानी उनको भी एजुकेट किया जाना चाहिए महिलाओं को, और उनको भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। A good effort is thus being made, और इस प्रकार एक अच्छा एफर्ट, प्रयास किया जा रहा है टू रेज देयर सोशल स्टेटस, समाज में उनका स्थान, उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का, एंड एनेबल देम टू शेयर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उनको समर्थ बनाने का, योग्य बनाने का, ताकि वो समाज में अपनी जिम्मेदारियां जो है वो शेयर कर सके, साझा कर सके। और ये तभी संभव है विच इज पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशन, जब उनको एजुकेशन मिलेगी तभी ये सब संभव है। तो अब उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। द बेस्ट टाइटल ऑफ दिस पैसेज विल बी, मेरे हिसाब से तो इसका विमेंस एजुकेशन ही होना चाहिए, क्योंकि इसी की बात हो रही है। पहले क्या स्थिति थी एजुकेशन की, बाद में क्या हो गई, एजुकेशन के ना होने से क्या हुआ, और एजुकेशन के होने से क्या होगा। द एक्सप्रेशन ग्रोइंग कॉन्शियसनेस, इसका मतलब है चेतना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? फॉर वैदिक एज, तो वैदिक एज में सबको, इनको स्पेशल प्रेस्टीज भी थी, इनको स्पेशल राइट्स भी थे, और ये इक्वल भी थी। ये तीनों ही सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर ट्रू? इनमें से कौन से सही है? Women of independent India are not better than those of Vedic ages. सही बात है, वैदिक एजेस में तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति थी उनकी, ये सही है। और मिसेस इंदिरा गांधी स्टार्टेड अ प्लान टू एजुकेट women, ऐसा इस पैराग्राफ में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको कुछ नहीं कह सकते। द डोमिनेंस ऑफ मैन ओवर वुमेन प्रूव्ड टू बी डिजास्ट्रस, सही बात है। अगर कोई भी डोमिनेंट होगा, कोई भी ऊपर होगा, चाहे वो औरत हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। Women should be taught that their ideal place is at home, ये गलत है, और none of these, ये भी नहीं है। तो पार्ट ई पे आते हैं। Which of the following sentences according to the passage is false? तो इनमें से कौन सा झूठ है? मिसेस इंदिरा गांधी स्टेटमेंट रेफर्स टू वुमेन इन जनरल, क्या वो सभी औरतों की बात कर रही हैं? ये गलत है, वो खाली भारत की औरतों की बात कर रही है। Mrs. Indira Gandhi talks about women of India only, true. Mrs. Indira Gandhi equated the progress of a country with that of a woman, true. Women's condition has not yet improved to the level of that man, ये भी सही बात है। And none of these, चलिए इसको तो हम छोड़ ही देते हैं।
चलिए, तो एक्सरसाइज खत्म हो गई है और थैंक यू। और अगला वीडियो मेरा रहेगा इसका बुक का सेकंड चैप्टर। ओके, अ लेटर टू गॉड। तब तक के लिए बाय।